और अब एक राहत भरी खबर, 40 दिन बाद देश में कोरोना के नए मामले 2 लाख के नीचे आ गए हैं। 24 घंटे में कोरोना के 1,96,000 केस आए। इससे पहले 15 अप्रैल को एक दिन में कोरोना के करीब 1,99,000 मामले सामने आए थे। एक दिन में मौत भी 3,500 के करीब दर्ज की गई है। तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है। 60% से ज्यादा मामले अकेले 5 राज्यों से सामने आ रहे हैं। 3,500 मौत में से महाराष्ट्र में 592 और कर्नाटक से 529 लोगों ने जान गंवाई है। यानी कुछ हद तक उत्तर भारत में राहत दिखती है, लेकिन दक्षिण भारत के राज्यों में अभी भी आफत जारी है। 5 राज्यों के आंकड़े आपके सामने, जिसमें टॉप पर अभी महाराष्ट्र बना हुआ है। एक दिन में 22,000 से भी ज्यादा मामले हैं। गुजरात भी इस लिस्ट में शामिल है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में मामले घटे हैं, 1,550 मामले हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में 3,981 मामले। पिछले 24 घंटे में 25 मई और 15 अप्रैल के ये आंकड़े देखिए। 40 दिन बाद 1.5 लाख से कम हो गया है आंकड़ा। और इस वक्त और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कुमार कुणाल जुड़ गए हैं और डिटेल्स लेकर। कुमार, देखिए, जो आज के बड़े डेवलपमेंट्स हैं उसमें एक बयान जरूर रणदीप गुलेरिया, एम्स के डायरेक्टर का, ये राहत देता है कि बच्चों के लिए तीसरी लहर उतनी खतरनाक नहीं होगी जितनी आशंका जताई जा रही है। लगभग पिछली वेव जैसा ही असर रहेगा। दूसरी बड़ी बात ये कि जिस तरह से केसेस में कुछ कमी दिखाई दे रही है, वो ये उम्मीद जरूर जताती है कि आने वाले दिनों में और बेहतर हालात होते चले जाएंगे। बिल्कुल, दोनों बातें इसलिए राहत भरी हैं कि एक तरफ तो 2 लाख से कम मामले आए हैं, दूसरी तरफ जो रणदीप गुलेरिया का बयान है उसमें कम से कम इसलिए और बड़ी राहत है क्योंकि अभी तमाम स्कूल बंद हैं, अनिश्चितता का माहौल है। परीक्षाओं को लेकर के बहुत ज़्यादा अनिश्चितता है कि क्या परीक्षाएं 12वीं की भी होंगी या नहीं होंगी। 1 जून को हालांकि फैसला आना है। आज आखिरी तारीख है जब तमाम राज्य अपने अपने सुझाव केंद्र सरकार को देंगे और केंद्र सरकार उसी आधार पर अगले 5-6 दिनों में अपना फैसला लेगी कि किस तरीके से 12वीं की बोर्ड परीक्षा होगी। तो उस बीच में रणदीप गुलेरिया का ये बयान कि बच्चों के लिए बहुत ज्यादा नहीं है, वो एक राहत। शुक्रिया इन ताज़ा आंकड़ों और जानकारी के लिए, क्योंकि अब हम बात करेंगे फंगस के अलग अलग तरह के बारे में। ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस के बाद अब येलो फंगस भी डराने लगा है। दरअसल दिल्ली से सटे गाजियाबाद में येलो फंगस का पहला मामला सामने आया है। यह संक्रमण आंखों के साथ शरीर के कई अंगों पर अटैक करता है। हैरानी तो ये है कि अलग अलग रंगों वाला फंगस कोरोना को मात देने वालों को निशाना बनाता रहा है, क्योंकि जिन लोगों की इम्यूनिटी कम है उन लोगों पर यह फंगस सबसे ज्यादा अटैक कर रहा है। फंगस के खौफनाक रंग। कोरोना वायरस से जंग खत्म नहीं हुई और इसके खतरनाक साइड इफेक्ट्स डराने लगे। ये कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक है। अलग अलग रंगों में है। अब तक ब्लैक फंगस जिंदगी छीन रहा था, लेकिन अब इनमें 2 और खतरनाक वेरिएंट भी जुड़ गए हैं। व्हाइट फंगस के बाद येलो फंगस भी सामने आया, जो ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस से भी ज्यादा खतरनाक है। येलो फंगस का पहला केस दिल्ली से सटे गाजियाबाद में मिला। मुश्किल ये है कि कोरोना एकमात्र दुश्मन नहीं है, बल्कि कोरोना के साइड इफेक्ट उससे ज्यादा बड़ी मुश्किल खड़ी कर रहे हैं। पहले ब्लैक फंगस, फिर व्हाइट और अब येलो फंगस के आने के बाद लोगों के मन में शंका भी बढ़ गई है और डॉक्टरों के मन में सवाल कि आखिरकार इन सब का इलाज क्या है। येलो फंगस का संक्रमण काफी कम देखा जाता है। आमतौर पर ये इंसानों में नहीं पनपता, ये रेंगने वाले जीवों में होता है, लेकिन इंसान में पहुंचने पर खतरनाक हो जाता है। येलो फंगस के लक्षण हैं सुस्ती, भूख नहीं लगना और वजन कम होना। ये जो फंगस है
ये अभी ह्यूमन में नहीं है, ये रेप्टाइल्स में मिलता है और जो ये फंगस रेप्टाइल्स में पाया जा रहा है वो ही ह्यूमन में आया है क्योंकि इम्यूनिटी कम है। वाइट और ब्लैक फंगस हैं, इनके घाव धीमे धीमे समय के साथ बढ़ते रहते हैं। वो क्योंकि ये सेप्टिसीमिया क्रिएट करता है तो इस सेप्टिसीमिया की वजह से मरीज की जान को खतरा ज़्यादा हो सकता है। येलो फंगस ब्लैक और व्हाइट फंगस से ज्यादा खतरनाक है। जहां ब्लैक फंगस नाक, आंख और दिमाग पर हमला करता है, वहीं व्हाइट फंगस किडनी, आंत और पेट को संक्रमित करता है, जबकि येलो फंगस से मरीज की आंखें धंस जाती हैं, शरीर के कई अंग काम करने बंद कर देते हैं। फंगल इन्फेक्शन है 90 to 95% जो पेशेंट्स हैं जिनमें पाया गया है उनमें या तो डायबिटीज है या साथ में स्टेरॉयड यूज किया गया है। जिन लोगों को डायबिटीज नहीं थी या जिन लोगों को स्टेरॉयड्स नहीं दिए गया उसमें ये बहुत रेयरली देखा गया है। इट इज़ नॉट अनकॉमन। कई दफ़ा लोग ये कहते हैं कि ऑक्सीजन के साथ ये है, लेकिन इसका लिंक है, लेकिन कई पेशेंट्स ऐसे भी हैं जो घर पे इलाज कर रहे थे जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ी, घर पे उन्होंने स्टेरॉयड्स ले लिए और शुगर उनकी कंट्रोल नहीं हुई, उनमें भी म्यूकरमाइकोसिस देखा गया है जो हॉस्पिटल में एडमिट भी नहीं हुए। फंगल इन्फेक्शन कम इम्यूनिटी वालों को जकड़ रहा है। कोरोना से ठीक होने वाले जो डायबिटिक हैं, जिन्हें ज्यादा स्टेरॉयड दिया गया हो या गंभीर बीमारी है, वो आसानी से संक्रमित हो रहे हैं। This is not due to steroids. That's what we thought initially. No. One common factor, I see three things in this. Number one, the mutant COVID virus. We gave the same treatment to COVID last year. The first wave, we didn't see any case. It's not that steroids were not given at that time. It's not that oxygen was given at that time. It was not that the water which was used in the humidifier. No, this is a myth. देश में येलो और व्हाइट फंगस के मामले तो कम हैं, लेकिन ब्लैक फंगस के 9,000 से ज्यादा केस हैं। ये काफी जानलेवा है। अगर संक्रमण बढ़ जाए तो आंख गंवानी पड़ सकती है, लेकिन इलाज जल्द शुरू हो जाए तो इसे हराया भी जा सकता है। बैंगलोर से नबीला जमाल के साथ कुमार कुणाल, आज तक, दिल्ली। कोवैक्सीन को अब भी WHO की मान्यता का इंतजार है। भारत बायोटेक के आवेदन पर WHO ने दस्तावेजों की मांग की है। भारत में मंजूरी मिलने वाली वैक्सीन में सिर्फ कोविशील्ड को WHO की मान्यता हासिल है। ऐसे में अगर कोई देश वैक्सीन सर्टिफिकेट को पासपोर्ट से जोड़ता है तो कोविशील्ड छोड़ दूसरी वैक्सीन लेने वालों को दिक्कत हो जाएगी। कोवैक्सीन, कोविशील्ड, स्पुतनिक, भारत में इन तीनों वैक्सीन को मंजूरी मिली हुई है, लेकिन अगर आप देश से बाहर जाना चाहें तो कोविशील्ड लगवाने वाले को ही ज्यादातर देशों में एंट्री मिल सकती है। इसकी वजह यह है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सिर्फ कोविशील्ड को ही मंजूरी दी है। कोवैक्सीन और स्पुतनिक वी को अब तक मान्यता नहीं मिली है। WHO की लिस्ट में कोविशील्ड, मॉडर्ना, फाइजर, एस्ट्राजेनेका समेत 9 वैक्सीन शामिल है। कोवैक्सीन ने 19 अप्रैल को WHO की मान्यता के लिए आवेदन किया, लेकिन अब तक उसे हरी झंडी नहीं मिली है। WHO ने कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक से और दस्तावेज मांगे हैं। कल सरकार की हाई लेवल की मीटिंग में भारत बायोटेक ने बाकी के दस्तावेज जून तक जमा कराने की बात कही। WHO की मान्यता न मिलने के बावजूद दुनिया के 11 देशों ने कोवैक्सीन को अपने यहाँ मंजूरी दे दी है। भारत बायोटेक अमेरिका में दवा नियामक एजेंसी FDA से संपर्क में है। यहाँ वो फेज 3 के क्लिनिकल ट्रायल करेगी। कोवैक्सीन ने बूस्टर डोज का ट्रायल शुरू कर दिया। बूस्टर डोज के तीसरे फेज के ट्रायल में दिल्ली के एम्स में 18 वॉलंटियर्स को कोवैक्सीन की डोज लगी। बूस्टर डोज के तीसरे फेज के ट्रायल को अप्रैल में DGCI ने मंजूरी दी थी। आमतौर पर बूस्टर डोज पहले राउंड में लगने वाली रेगुलर डोज के 6 महीने बाद लगने वाली डोज ही होती है। बूस्टर डोज लंबे समय तक वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी बनाए रखने के लिए लगाई जाती है। बूस्टर डोज का मतलब होता है कि इम्यून रिस्पांस को बूस्ट करना। जब भी प्राइमरी इम्यूनाइजेशन कर लेते हैं, प्राइमरी इम्यूनाइजेशन इसके लिए कोविड के केस में फर्स्ट और सेकेंड डोज है, 2 डोज देने के बाद जो है हम जो है फिर जो है बूस्टर डोज की बात कर रहे हैं, एक एविडेंस जनरेट करने के लिए कि हो सकता है बूस्टर डोज जो है इम्यूनिटी बूस्ट करे, प्रोटेक्शन बेटर हो, उससे हो सकता है न हो, तो अभी तो एविडेंस जनरेट करने की बात है। कोवैक्सीन की मान्यता को लेकर केंद्र सरकार काफी एक्टिव नजर आ रही है। सरकार ने कोवैक्सीन पर मान्यता का मुद्दा जल्द सुलझाने का दावा किया है। ये जरूरी भी है
क्योंकि कई देश वैक्सीन सर्टिफिकेट को अपने देश में यात्रा से जोड़ने जा रहे हैं। दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। कोरोना की तीसरी लहर में अगर बच्चों को लेकर आप परेशान हैं तो राहत देने वाली खबर यह है कि एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने साफ तौर पर कहा है कि बच्चों में कोरोना का गंभीर संक्रमण नहीं होगा। इससे पहले इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने भी कहा था कि बच्चों की इम्यूनिटी के आगे कोरोना नहीं टिकेगा। पहली चीज अगर हम ये देखें कि अगर हम पिछले दोनों वेव्स को देखें तो एक वर्ग जिसमें बहुत कम केसेस आए हैं या जो बच के रहा है, जिनमें केसेस अगर आए तो बहुत माइल्ड रहे हैं, वो बच्चों में है। बच्चों में इन्फेक्शन माइल्ड होगा, ज़्यादातर बच्चों में एडमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमने भी अपने हॉस्पिटल में यही देखा कि जो बच्चे एडमिट हुए हैं तो वही एडमिट हुए जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, या जिनको मान लो कोई कैंसर की बीमारी या कीमोथेरेपी चल रहा है, कोविड हो गया तो वो ज़्यादा सीरियस है। हेल्दी बच्चों में बहुत माइल्ड इलनेस हुआ है और मेजॉरिटी को कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। Less than 3 lakh cases, between 2 and 3 lakh cases in the country. So this is a significantly positive signs, though could be called an early sign when we are seeing a decline in the number of cases and a bit of control over the COVID-19 situation. रुकेंगे यहाँ एक छोटी सी ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक। लेवल 3 कोविड वार्ड में जाके 3 हफ्ते ये धोती कुर्ता डाल के काम कीजिए। धोती कुर्ता के ऊपर आप बात मत कीजिए डॉक्टर साहब। वैक्सीन ले ली आपने जो हमारे साइंटिस्ट ने बनाई है। आप अपनी साइंस को सर्वशक्तिमान मत मानिए। अभी चुप बैठिए, आप चुप बैठिए। आपके जो सहयोगी हैं बालकृष्ण जी, उनका इलाज भी तो एम्स में हुआ ना सर। सारा देश लोम विलोम कर रहा है, योग कर रहा है, सांस रोक रहा है, पर बात सीधी है कि कोरोना तो नहीं थम रहा। बाबा थोड़ा सा शांत हो जाए डॉक्टर साहब, आप एक डॉक्टर हैं।
सीबीआई चीफ का जल्द ऐलान होने वाला है। अभी 3 नामों को शॉर्टलिस्ट किया गया। इनमें सुबोध जायसवाल, केआर चंद्रा और वीएसके कौमुदी शामिल हैं। सुबोध जायसवाल 1985 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। फिलहाल वो सीआईएसएफ के डीजी। केआर चंद्रा भी 1985 बैच के अधिकारी हैं। फिलहाल वो एसएसबी के डीजी हैं। जबकि इस रेस में तीसरा नाम वीएसके कौमुदी का है। वो 1986 बैच के आईपीएस हैं। फिलहाल वो गृह मंत्रालय में स्पेशल सेक्रेटरी के पद पर तैनात हैं। एक और 11 में अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए आज तक।